हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम यशिका है और स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रज्ञान 2026। और बेटा ये जब बैच लॉन्च हुआ था जेई वाला चैनल पर तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली ये बैच का मोटो क्या है बेटा। जो आपका पेपर होगा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। अब हो सकता है बेटा इसमें कुछ बच्चे मैथ्स के भी हो, दो मेरे पास भी पीसीएमबी कॉम्बिनेशन था, बट जैसे जो हमारे क्लास में पीसीएमबी वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये जो हमारा इसका सिलेबस होता है वो मोर और लेस हमारे एनसीईआरटी का ही है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, द सिलेबस इटसेल्फ इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट आपने जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी आप बेटा चाहे स्कूल गोइंग हो या अभी जब आपका एग्जाम होने वाला है तो आपने चीजें पढ़ रखी होंगी, उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। बट क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो बेटा हम सारी चीजों को एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, स्पेशली द कंटेंट पार्ट। यू विल गेट ईच एंड एवरी कंटेंट, बस ये होगा बेटा कि आपको थोड़ा सा उसको जल्दी करना पड़ेगा। राइट, मिलेगा आपको सब कुछ, एवरीथिंग वट एवर देर इज इन योर एनसीईआरटी, वट एवर देर इज इन योर सिलेबस। आप जब नोट्स देखोगे ना बेटा तो उसकी खूबसूरती देखोगे, सब कुछ है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अब देखो जो पीसीबी, जो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि ये सब वो पढ़ रखे हैं बायोलॉजी, दे जस्ट नीड टू रिवाइज। ठीक है, तो उनको लगेगा वाओ हमारी नीट की भी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, अरे इससे तो रिवीजन भी हो रहा है, उनको मजा आएगा, वो रिकॉल भी करेंगे, उनके लिए सब कुछ चीजें स्मूथ होंगी, स्पेशली विद द बायोलॉजी पार्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं आइडिया है, बट मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं आपको बताऊंगी बेटा, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो स्ट्रांग है ना। अब बायोलॉजी आप जितना कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मैं तो चाहूंगी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। बट मुझे पता है क्योंकि आपने थोड़ी बहुत चीजें शायद 9-10 में पढ़ी हैं, उससे थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल हम पढ़ते हैं जब हम 11-12 में पढ़ाते हैं, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। इक्वल वेटेज है और सर ने बताया था कितना कट ऑफ जाता है, तो उस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना। ये पीसीएम वालों के लिए बोल रही हूँ, और बायोलॉजी जितना आप कर पाए, ठीक है, कर लोगे। बायोलॉजी जैसी सब्जेक्ट तो क्या, ये प्यार वाला सब्जेक्ट है, कर लोगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मेहनत करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। समय हमारे पास लिमिटेड है, एज यू ऑल नो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बेटा सेल क्या होता है, सेल क्या होता है बेटा। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी क्या होता है बेटा, इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, दिस इज स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर क्या है बेटा, सेल है। सबसे पहले सेल की बात करते हैं, तो सेल को कहा जाता है बेटा, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से। सेल ही तो टिश्यू बनाता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेल। और बेटा तुम्हारा शरीर खूब सारे सेल का ही बना हुआ है। एक तुम सिंगल सेल जाइगोट से बने हो, और वो सिंगल सेल जाइगोट ने सिर्फ डिवीजन किया है, तब जाके तुम्हारे मल्टी सेलुलर चीजें बनी हैं। तो इट इज सेड टू बी स्ट्रक्चरल, और हर एक सेल बेटा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, अगर कोई लिविंग है तो वो सेल का बना ही होगा। वायरस को हम लिविंग क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि उसके पास सेल नहीं होती। अब बेटा तुम इस लेक्चर में लिखने की कोशिश मत करना, लिखना तुम पीडीएफ नोट्स के बाद, ठीक है। और अगर कोई सेल से कम है, जैसे वायरस, एनीथिंग लेस देन अ सेल, इट डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तभी तो वायरस को एक होस्ट सेल पे डिपेंडेंसी चाहिए होती है, बिकॉज उसके पास कोई सेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा कहानी आती है कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बेसिस होता है कितने सेल्स है उनके पास। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो बना होता है सिंगल सेल का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो बने होते हैं मेनी या मल्टीपल सेल्स के। यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना है, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड बैक्टीरिया एक ही सेल के बने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उनको देखकर कैसा लगता है बेटा, ये एक ही सेल के बने हैं तो ये कोई काम नहीं कर पाते होंगे, नहीं बेटा, इनमें अकेला सेल इट इज सफिशिएंट टू डू एवरी फंक्शन। अमीबा में एक ही सेल बेटा इनका सब कुछ करा रहा है, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे उसमें रेगुलेशन हो, चाहे तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो, वट एवर इट इज डन, दैट इज डन बाय बीइंग विद द हेल्प ऑफ वन सेल ओनली। तो अकेला सेल इनफ होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, दिल की सेल है, दिमाग की सेल है, स्किन की सेल है, मसल्स की सेल है, हमारे यहाँ काम का बंटवारा हो रहा है। जैसे घर में लोग काम नहीं बांट देते हैं कि मैं ये काम कर देता हूँ, चलो तुम ये काम कर देना, सेम बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम का बंटवारा हो रखा है। दिल की सेल दिल को धड़काने में मदद करती है,
नर्व की सेल नर्व इंपल्स कंडक्शन कराने में मदद करती है। स्किन सेल का अपना काम होता है, मसल सेल्स का अपना काम होता है। इसको बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसके बाद बेटा ये 3 साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लेवेनहुक बेटा, नई एनसीईआरटी में एंटोनी है, और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था बेटा, इन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था। एक्चुअली इन्होंने बेटा एक कॉर्क सेल होती है, ऑर्किड की, उसकी पतली सी स्लाइड काट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इनको मधुमक्खी जैसा छत्ता दिखाई देता है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है बेटा, इस तरीके का होता है ना, मधुमक्खी जैसे छत्ते जैसे सेल्स दिखाई देते हैं। इन्होंने इसको बोला कंपार्टमेंट, कि ये डब्बा है, और यही कंपार्टमेंट बेटा आगे जाकर के सेल्यूलेज से प्रसिद्ध हुआ, और यही सेल्यूलेज से शब्द आया बेटा सेल। बट एक्चुअली इन्होंने देखा क्या था बेटा, ये 4 दीवारी सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, और सेल वॉल डेड होती है, इसीलिए इनको क्रेडिट मिला डेड सेल की डिस्कवरी का। बट डेड सेल की डिस्कवरी से काम चला नहीं, तो देवर अनदर साइंटिस्ट बेटा एंटोनी वॉन लेवेनहुक, इन्होंने बेटा जीता जाता लिविंग सेल्स के बारे में बताया। ये बेटा क्या करते थे, इनके पास खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप था, बनाया था इन्होंने, साइंटिस्ट लोग हैं, अच्छे काम करते हैं। तो उसके अंदर बेटा स्पर्म के सेल, बैक्टीरिया का सेल, रेनी वाटर को डाल करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे सेल्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ मूविंग, चल फिर पा रहे हैं, चलेंगे फिरेंगे तो जीवित सेल्स ही चलेंगे ना। तो दिस इज हाउ बेटा इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा ब्रेन ऑफ द सेल की डिस्कवरी की थी, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा सारे सेल हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद बेटा साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, सेल थ्योरी। क्या डिस्कवरी की थी बेटा, सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या होता है, इट वॉज गिवन बाय मैथ्यू श्लीडन, इट वॉज गिवन बाय मैथ्यू श्लीडन 1838 एंड थियोडर शॉन इन 1839। श्लीडन जी बेटा जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट थे मतलब इन्होंने प्लांट की स्टडी करी थी, और इन्होंने बताया था कि प्लांट बना होता है सेल का, जो आगे जाकर के बनाएंगे प्लांट टिश्यूज। ये जोलॉजिस्ट थे बेटा, तो इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल्स की स्टडी करी थी, और इन्होंने बताया था सेल के बाहर एक पतली लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑल्दो ये जोलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने अपने स्टडी के अनुसार ये भी बताया था कि प्लांट्स के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड हार्ड कवरिंग होती है जो सेल वॉल कहलाती है, और ये बेटा यूनिक है, प्लांट्स एनिमल्स के पास नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने अपनी स्टडी के बेसिस पर बेटा एक हाइपोथेसिस दी कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इसके प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा इन्होंने सब कुछ बता दिया। देखो इन्होंने सब कुछ बता दिया, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन कि नया सेल्स कहां से बनकर के आ रहा है। तो ये तो बताओगे ना बेटा, पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आया, ये बहस चलती रहेगी तो फायदा क्या होगा। वैसे तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पता चल जाता है कि लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने दोनों ने कुछ नहीं बताया। और एक साइंटिस्ट थे बेटा रडोल्फ वर्चाउ, 1855 में बेटा, कितने में, 1855 में उनकी सेल थ्योरी को बेटा मॉडिफाई कर दिया था। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी में उन्होंने एक बात बताई कि नया सेल आता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तुम कहां से आयो बेटा, पेरेंट्स से आयो ना। नया सेल हमेशा जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी के डिवीजन से आता है, इसको बोलते हैं बेटा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे अमीबा है बेटा, ये एक पेरेंट सेल, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसके जब बच्चे आएंगे, ये 2 डॉटर सेल्स हैं। ये 2 डॉटर सेल्स कहां से आए, आसमान से टपके नहीं, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। क्या किया है प्री एग्जिस्टिंग सेल ने, डिवीजन। इसी को कहते हैं बेटा ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो अगर आपसे कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दिया था, श्लीडन एंड श्वान ने। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चाउ ने। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ तो वही श्लीडन एंड श्वान वाली बात कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो रुडोल्फ वर्चाउ जी ने इंक्लूड की थी, न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कहानी के बाद बेटा चलिए पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो आपको याद होगा बेटा बचपन में 9th क्लास में आपने अनियन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, अनियन पील एक्सपेरिमेंट।
जस्ट टू सी एक टिपिकल प्लांट सेल कैसा दिखाई देता है, और हमने बेटा अपने ही चीक सेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू सी एक टिपिकल एनिमल सेल कैसा दिखाई देता है। यही पिक्चराइजेशन है। एनिमल सेल को पढ़ने के लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था बेटा, ह्यूमन चीक सेल, और प्लांट सेल के लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, अनियन पील सेल। ह्यूमन चीक सेल जब हमने देखा तो आपको सिर्फ एक क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको सिर्फ एक क्या दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। मतलब अगर एनिमल सेल की बात करो तो सबसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री को बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको ये एक रिजिड वॉल दिखाई दे रही है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लांट सेल में अगर आपसे कोई पूछे बाहर की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो दैट इज सेल वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल। इसके बाद बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, और ये टू टाइप्स किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पुराना, प्रिमिटिव, दैट मींस इसमें प्रिमिटिव किस्म का न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोटिक सेल हमारा जैसा जो सेल है, यू का मतलब होता है ट्रू, तो कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो सच्ची मुच्ची वाला जो न्यूक्लियस है वो इनमें मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दे आर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, यहां पर आपको प्रॉपर यूकैरियोट्स में दिखाई देगा। इसके अलावा एनसीईआरटी ने बता रखा है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है 0.3 माइक्रोमीटर। नर्व सेल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा बेटा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। बैक्टीरियल सेल बेटा 3 से 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20, सारे एनसीईआरटी के डेटा हैं। एक टिपिकल बैक्टीरिया 102 लिखती है एनसीईआरटी। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा का ही भाई है समझ लो, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस की साइज, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। इसके बाद बेटा एनसीईआरटी कहती है जैसे सेल का साइज एक समान नहीं है सब में, वैसे ही सेल का शेप भी एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। शेप वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सेल को फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। जैसे आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकनकेव, डब्ल्यूबीसी का होता है एमीबॉइड, जूलॉजी में पढ़ा होगा आपने, कॉलम मनार एपिथेलियल लंबे लंबे कॉलम, पतले पतले लंबे लंबे। नर्व सेल बेटा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं। मीजोफिल सेल कौन सी सेल होती है बेटा, पत्तियों के अंदर की सेल होती है, पत्ती को काटोगे तो राउंड एंड ओवल सेल मिलती है। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं बेटा, इलोंगेटेड, क्योंकि इनको पानी का ट्रांसफर करना है, पानी को कंडक्ट करना है प्लांट्स में। इसके अलावा और क्या शेप हो सकता है, पॉलीगोनल, क्यूब जैसे हो क्यूबॉइडल, पतले पतले लंबे हो कॉलमनार, ओवल, थ्रेड लाइक हो, ठीक है, इरेगुलर जैसे अमीबा। फटाफट से मतलब लिखना नहीं है, लिखोगे बाद में बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशली बेटा बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में भी कौन बेटा, ये सब बैक्टीरिया है, ये सब का डिटेल पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम मोनेरा के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन बेटा सारे बैक्टीरियल सेल का मोर और लेस सेम होता है, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, और शेप एंड फंक्शंस अलग अलग हो सकता है। 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, ये देखो 4 शेप। और बेटा साइज बहुत छोटा होता है यूकैरियोटिक। बैक्टीरियल सेल को देख पाते हो क्या, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है, और छोटे होते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। 4 शेप कौन सा है बेटा, रॉड शेप, बैसिलस, इसको सबसे कॉमन शेप कहा जाता है। मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब होता है अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है। फ्लैजिला, नॉन मोटिलिटी, मोटिलिटी क्या होता है इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। जो गोल मटोल होते हैं उसको कोकस कहते हैं बेटा, ये नॉन मोटाइल होते हैं। जो कॉमा शेप के होते हैं बेटा उसको विब्रियो कहते हैं, ये भी मोटाइल होते हैं। जो स्पाइरल शेप के होते हैं बेटा इस तरीके से, उनको स्पाइरलम कहते हैं, ये मोटाइल होते हैं।
ठीक है, ये देखो लिखा भी है, मोटाइल का मतलब चलना, चलेंगे कब, जब फ्लैजेला होगा। नॉन मोटाइल मतलब ऐसे बैक्टीरिया नहीं चल पाते, नहीं क्यों चल पाते हैं बेटा, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। टिक का मतलब प्रेजेंट, क्रॉस का मतलब एब्सेंट। और बेटा ये एक फॉर्म ऑफ शेप दूसरा शेप बदल सकता है, कॉमा वाला गोल हो सकता है, गोल वाला रॉड हो सकता है, रॉड वाला स्पाइरलम हो सकता है। ये शेप चेंजिंग नेचर ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसके बाद इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, मान लीजिए बेटा ये बैक्टीरियल सेल है और ये जो डॉट डॉट बनाया है ये इनका होता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। अब इनके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, बट क्या डीएनए नहीं होता, नहीं डीएनए होता है बेटा इनके पास डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएस। गोल है सर्कुलर डीएनए, ये इनका मेन डीएनए है, ये इनका जीनोमिक डीएनए। मेन का मतलब क्या है बेटा, जैसे आप एक मेन घर में रहते हो बट आपके पास पैसा बहुत है, आपने बहुत सारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जिस घर में रह रहे हो उसको मेन बोला हुआ है, बाकी सबको एक्स्ट्रा। तो इनका ये डीएनए मेन डीएनए होता है और इसके पास एक ही क्रोमोसोम है। जैसे हमारे पास जो डीएनए है वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं ना, बट बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, उसको प्रो क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये मेन डीएनए है, इसको बोलते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसके डीएनए को हम नेकेड बोलते हैं। मेन डीएनए के अलावा भी इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। काफी बैक्टीरिया में आपको ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिखाई देता है और इसका काम होता है बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करना। जैसे अगर तुम्हें कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाओगे तो मर जाने चाहिए वो बैक्टीरिया, बट अगर किसी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड उनको एक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है दैट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तुम उसको खाओ लेकिन प्लाज्मिड की प्रेजेंस एक बैक्टीरिया को ढीठ बना देती है, एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही नहीं होता। और ये चीज तुम देख के बता सकते हो, तुम देख रहे हो कि तुम एंटीबायोटिक दे रहे हो बट वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा है बल्कि और मल्टीप्लाई कर रहा है। सो दैट इज वाई ये चीज, ये कैरेक्टर तुम देख के बता रहे हो, दैट इज वाई इसको फिनोटिपिक कैरेक्टर कहा जाता है। फिनोटिपिक मतलब जो चीज आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिजिकली देख रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस को हम बोलते हैं। इसके बाद बेटा जेनेटिक मटेरियल के बाद बेटा इनकी सेल एनवेलप की बात करेंगे। तो आप 3 लेयर देख रहे हो, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल मिडिल में, और सबसे अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को बेटा हम बोलते हैं सेल एनवेलप। तो अगर आपसे कोई पूछे एनवेलप कितनी, एनवेलप तो एक ही है, इन तीनों को मिलाकर के एक एनवेलप है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, बट उस एनवेलप के अंदर 3 लेयर हैं, इसलिए एनसीईआरटी कहती है ट्राई लेयर्ड, मेड अप ऑफ 3 लेयर। और केमिकली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सब अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन की बनी हुई हैं, पढ़ोगे आप, और बहुत ज्यादा आपस में चिपक चिपक के मौजूद है, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। 3 लेयर, अलग अलग काम है, ग्लाइकोकैलिक्स का अलग काम है, सेल वॉल का अलग काम है, सेल मेम्ब्रेन का अलग काम है, बट एक साथ बेटा ये एक यूनिट की तरह काम करती हैं, एनवेलप की तरह काम करती हैं, सिंगल सेल एनवेलप बनाती हैं। अब मैं ग्लाइकोकैलिक्स की बात करूं तो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, कैलिक्स का मतलब होता है कवरिंग। तो ये किसका बना हुआ है बेटा, म्यूकस का और पॉलीसैकेराइड का, इसलिए इसको म्यूको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब चीनी बेटा, बहुत सारे चीनी मतलब बहुत सारे शुगर की यूनिट आपस में चिपक जाए तो वो बन जाती है तुम्हारी पॉलीसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज तुम्हारा मोनोसैकेराइड है, सिंपल है, मोनो मतलब एक ही शुगर है उसमें, पॉली मतलब बहुत सारे शुगर की चेन होती है, जैसे स्टार्च। ठीक है, बायोमोलिक्यूल शायद पढ़ते होंगे। म्यूकस क्या करता है बेटा, म्यूकस चिपचिपा सा एक स्लिपरी सॉल्यूशन होता है, इस तरीके का हमारा ग्लाइकोकैलिक्स बेटा बना हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स एनसीईआरटी कहती है रोल होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये कॉम्पोजिशन और थिकनेस में वेरी करती है। यहां पर देखो, अगर ये इस तरीके से लूज फॉर्म में होगी तो ऐसी ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर कहते हैं। बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे स्लाइम से खेलते हैं, स्लाइम का टेक्सचर देखा है, ये उसी तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत मोटी हो, थिक हो, टफ हो, हार्ड हो, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को बेटा कैप्सूल कहा जाता है। लूज शीट हो तो स्लाइम लेयर, टफ हार्ड एंड थिक कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे चलोगे बेटा तो आपको मिलेगा सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसमें आपको 2 शब्द दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा पेप्टाइडो। पेप्टाइडो शब्द पेप्टाइड से रिलेटेड है। पेप्टाइड कहाँ होते हैं, प्रोटीन्स में,
दैट मीन्स बेटा पेप्टिडो स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स। ग्लाइकेन मतलब पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर। जो दो शुगर यहां पर दिखते हैं बेटा, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मतलब सेल वॉल बना है अमीनो एसिड और चीनी का, सरल भाषा में, पर उसको कॉम्प्लेक्स भाषा में हम क्या बोलते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकेन। ऑल प्रोकैरियोट्स बेटा सबके पास सेल वॉल होगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इनका काम होता है, सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये बचाता है बेटा सेल को, क्योंकि रिजिड होता है ना, सेल को बचाता है कि सेल फटे ना, कोलैप्स ना करे। ये तीन फंक्शन है सेल वॉल के। इसके बाद बेटा इससे नीचे चलोगे, मतलब अंदर चलोगे, तो वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये सबको एक्सेस नहीं देती है कि मेरे अंदर समा जाए, ये कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बेटा अपने अंदर अलाउ करती है। तो जो भी मेम्ब्रेन सॉल्वेंट तो जाने दे, बट सिर्फ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर ले, उसको बोलते हैं बेटा हम सेलेक्टिवली परमिएबल। और बेटा यही है जो बाहरी दुनिया से, एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कर रही है, बिकॉज सेल वॉल तो हमारे डेड होते हैं। और बेटा हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से अंदर की तरफ धस जाती है, चाहे ये इस तरीके से धस जाए वेसिकल के फॉर्म में, या ट्यूब बना करके धस जाए ट्यूब्यूल, या इस तरीके से लैमिला बना करके धस जाए, तो उसको लैमिलर एक्सटेंशंस कहते हैं। ठीक है, अब ये धस क्यों रही है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन? धस नॉर्मली भी तो हो सकती थी, ये धस इसलिए रही है बेटा, पहली बात तो याद रखो कि मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जब अंदर की तरफ धस जाए, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है बेटा। ठीक है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगी, तीन रूप ले सकती है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले। काम क्या है बेटा इसका? ये मदद करती है इनमें सेल वॉल बनाने में। कैसे बनाती है एनसीईआरटी नहीं बताती। ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है और डीएनए को डिवाइड करा देती है, ये भी एनसीईआरटी नहीं बताती, सिर्फ लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन में मदद करती है बेटा, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, बट रेस्पिरेशन तो होगा ना, तो कौन कराता है बेटा? मीजोसोम्स कराती है। रेस्पिरेशन कैसे होता है वो तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है कोई चीज का निकलना, जैसे आप रोते हो तो टीयर सिक्रीट होते हैं, सोते हो तो सलाइवा सिक्रीट होते हैं, राइट। तो सिक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, तो जो भी चीजें सिक्रीट आउट होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होंगी। तो मीजोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो रूप है। और बेटा ये अंदर से धसने की तरफ, जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो और कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, किसका सरफेस एरिया ज्यादा? ऑब्वियसली इसका, क्योंकि यहाँ पर एंजाइमेटिक रोल है, एंजाइम बेहतर एक्ट करेंगे जब सरफेस एरिया ज्यादा हो, तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। किसी किसी बैक्टीरिया में बेटा, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो यहां पर बेटा इनके पास एक अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मौजूद होती है जिसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर मतलब पिगमेंट। इनके पास बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ईच एंड एवरी लाइन विच इज देयर इन आवर सिलेबस, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सेल एनवेलप सारे बैक्टीरिया में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, और इसी चीज को पहचाना था क्रिश्चियन ग्राम जी ने। और क्रिश्चियन ग्राम जी ने इसीलिए बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, एक था बेटा ग्राम पॉजिटिव और एक था बेटा ग्राम नेगेटिव। हम जब बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, स्टेन का नाम होता है बेटा क्रिस्टल वायलेट। द स्टेन विच इज यूज्ड, स्टेन का नाम होता है बेटा क्रिस्टल वायलेट। जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन बेटा रिटेन करके रखे, छोड़े ना कभी, अपने पास रखे, हमने स्टेन दिया उनको, लगाया उनको, वो स्टेन उनके ऊपर ही लगा हुआ है, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो अपना स्टेन हटा देते हैं बेटा, ठीक है, उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क देखो, यहां पर आप सेल एनवेलप देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन कितना मोटा है, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन पतला है, प्लस यहां पर बाहर की तरफ ये एक एडिशनल लेयर मौजूद है, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये लेयर जिसपे आप कलर चढ़ाओगे स्टेन का, यही उतर जाता है।
तो जब यही उतर गया तो स्टेन भी नहीं दिखता, इसलिए कहा जाता है ये स्टेन रिटेन नहीं करते, इसलिए ये नेगेटिव अपीयर, मतलब इनको ग्राम नेगेटिव कहा है क्रिश्चियन ग्राम जी ने। ठीक है, इसके बाद बेटा बैक्टीरिया के पास बेटा 3 सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस पर मौजूद हो। फ्लैजिला, फ्लैजिलम प्लूरल सिंगुलर का फर्क है, पिलाई एंड पिलस, पिलिन तो प्रोटीन होता है, एंड फिम्ब्रे। सिर्फ फ्लैजिला का काम होता है बेटा मोटिलिटी में मदद करना, सेल को चलाने में मदद करना। इन दोनों का बेटा कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। इन दोनों का बेटा कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। अब एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसका नाम है फ्लैजिलन। ये सेल वॉल की एक्सटेंशन होते हैं बेटा। इनका काम सेल को चलाने में है। अगर फ्लैजिला मौजूद होगा तो मोटाइल बैक्टीरिया बोलोगे, फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलोगे। अब आप देखो तीनों बैक्टीरिया में नंबर भी वेरी कर रहा है और फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी कर रहा है, अरेंजमेंट भी वेरी कर रहा है। 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जहां से बेटा फ्लैजिला निकलता है उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, और एक होता है बेटा हुक, और इसी हुक से बेटा आपको लॉन्गेस्ट पोर्शन निकलता हुआ दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं बेटा फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं बेटा फिलामेंट। ठीक है, तो फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। डन। नेक्स्ट बेटा हम क्या चीज पढ़ेंगे? पिलाई का कोई रोल मोटिलिटी में नहीं है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं बेटा। कैसे मदद करते हैं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बस इतना याद रखना बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, बट वो अपना डीएनए का ट्रांसफर करके एक्सचेंज करके अपना सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसमें पिलाई की मदद लगती है। ये पतले पतले लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें भी प्रोटीन पिलिन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, पिलिन का बना होता है। ये से टूथब्रश नहीं होता बेटा, जैसे छोटे छोटे ब्रश होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फिम्ब्रे बेटा छोटे 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 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल से बाहर फटते हुए निकलते हैं, और इनका काम होता है ग्रिप प्रोवाइड करना। बैक्टीरिया को जिससे भी चिपकना होगा, कोई होस्ट टिश्यू हो गया, कोई पत्थर हो गया बेटा, उससे चिपकवाने में ये मदद प्रोवाइड करते हैं। इनका भी कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है बेटा आपको? आपको दिखता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इनको। और अगर मैं आपको बताऊं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके पड़े होते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, साइज आप देख सकते हो 15 से 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट के केस में 70s राइबोसोम मिलता है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये यूकैरियोट्स में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक्चुअली इनकी जो साइज है बेटा, ये जिस हिसाब से सेडिमेंट करते हैं अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उस बेसिस पर, गणित नहीं है। 70s 2 यूनिट्स का बना होता है, लार्जर सब यूनिट 50 और स्मॉलर सब यूनिट 30 बेटा। 50 + 30 80 होता है, गणित मत लगाना गणित वाले बच्चों, ये बायोलॉजी की गणित है। 50 + 30 70 होता है यहाँ पर। ये डेंसिटी के हिसाब से है बेटा, गणित नहीं है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैसे बनता है डिटेल तो क्लास 12th में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा समझ लेना। जो डीएनए है बेटा, उसके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन है कि सेल में क्या प्रोटीन बनने वाला है, बट ये जीन डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। ये इंफॉर्मेशन को पहले मैसेंजर आरएनए के रूप में भेजता है। डीएनए से आरएनए जब बनता है बेटा, इस आरएनए पर आप देख रहे हो राइबोसोम लग रहा है। जब एमआरएनए पे राइबोसोम लगता है, तब बेटा एमआरएनए को कन्वर्ट ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन में। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसको डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एमआरएनए इनटू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो जब बेटा बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए से लग जाते हैं, उसको हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये एमआरएनए को बेटा ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स में। इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। देखो मैंने फाइनल स्ट्रक्चर बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर आप देख पाओ। सबसे बाहर की तरफ पिंक वाला ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये मीजोजोम के डिफरेंट डिफरेंट शेप, ये एक अदर एक्सटेंशन क्रोमेटोफोर, ये आपको दिख रहा है 70s राइबोसोम, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे दिखते हैं सरफेस स्ट्रक्चर में। जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाएं, पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम। इसके अलावा बेटा इनका जो रिजर्व फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जहां पर बेटा फॉस्फेट इकट्ठा हो पड़ा हो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल बोलोगे। जहां पर ग्लाइकोजन सारे इकट्ठा हो, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बोलोगे। जहां पर साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल हो, वहां पर साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स कहोगे। ये सब इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी बेटा क्या होते हैं? इनके रिजर्व फूड मटेरियल। ये कहां पर पड़े हुए हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में। और इनको कोई मेम्ब्रेन नहीं सराउंड कर रही बेटा, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। इसके अलावा एक और चीज होती है बेटा, गैस वैक्यूल। इसी इंक्लूजन बॉडी में एनसीईआरटी बताती है गैस वैक्यूल बेटा, गैस भरी पड़ी आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये कुछ बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड करते हैं। बायंसी इज फ्लोटिंग प्रॉप। जिनको स्विमिंग नहीं आता, आप देखिए ट्यूब लेकर के जाते हैं तो ये फ्लोट करते रहते हैं, उसी को हम बायंसी कहते हैं, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। ये किस में होता है बेटा? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, और ये मिलते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया में, बीजीए। बीजीए साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था बेटा आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का डिटेल। इसके बाद वी गोना स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे तो यूकैरियोट्स में यू का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू। और कैरियन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये सारे किंगडम है बेटा, आप पढ़ोगे। इसमें आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखाई देती है, मतलब डब्बे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कंपार्टमेंट है, क्लोरोप्लास्ट का एक कंपार्टमेंट होगा, न्यूक्लियस का अपना कंपार्टमेंट होगा, और भी जितने ऑर्गेनल्स हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं था। डबल मेम्ब्रेन बाउंड छोड़ो बेटा, कोई ऑर्गेनल मेम्ब्रेन वाला होता ही नहीं है। ऑर्गेनल के नाम पे सिर्फ उनके पास राइबोसोम्स है और कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलेगा। यहां पर आपको सीलिया एंड फ्लैजिला जैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। देखो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स के पास भी होता है, बट यूकैरियोट में और उसमें फर्क है। सीलिया सिर्फ आप यहीं पर पढ़ोगे यूकैरियोट में। इनके पास साइटोस्केलेटन होता है। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब ढांचा, फ्रेमवर्क, सो दैट सेल को एक फ्रेमवर्क मिले। ये आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। उसके बाद बेटा सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स, बट क्या आइडेंटिकल है? प्लांट के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट के पास नहीं है। प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल के पास नहीं है। तो दिस इज योर होमवर्क, राइट डाउन सर्टेन डिफरेंसेस। 9th क्लास में पढ़ते थे एनिमल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल बेटा इनका प्रॉपर क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये था। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक एक करके सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब सबसे पहले जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं बेटा, तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें प्लाज्मोमेम्ब्रेन पढ़ाती है। प्लाज्मोमेम्ब्रेन मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा हमने पहले भी बता रखा है, अभी भी जान लीजिए कि ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोट की हो चाहे प्रोकैरियोट की हो, स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सेम होती है, बिकॉज दोनों में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टेड सोल्यूट्स को ही अंदर जाने देगी, सबको नहीं जाने देगी। और बेटा ये सब पॉसिबल हो पाया था, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ पाए थे ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जिस सेल का इस्तेमाल किया गया था बेटा पढ़ने के लिए आरबीसी का, दैट वाज ह्यूमन आरबीसी। सॉरी, जिस सेल का इस्तेमाल किया गया था आरबीसी के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, बताने के लिए, दैट वाज ह्यूमन आरबीसी। पता चला बेटा ये लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, और वो लिपिड बेटा बाई लेयर, 2 लेयर में अरेंज होती है। लिपिड मतलब क्या होता है बेटा? फैटी एसिड। 2 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और मेजर लिपिड जो दिखाई देता है बेटा, दैट इज फॉस्फोलिपिड। अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो उसके पास होता है पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। चलिए बेटा बाई लेयर आपको समझाती हूं। ये देखो, इसको बोलते हैं बेटा बाई लेयर।
आप ये देख सकते हो बेटा, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की एक लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पर बेटा दूसरी लेयर दिखाई दे रही है, ऐसे सैंडविच टाइप के, बाई लेयर बोलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे बेटा, पोलर हेड बाहर की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है। ऐसा इसलिए बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो हेड होती है उसको पानी से प्यार है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, लेकिन टेल हाइड्रोफोबिक होती है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये अंदर की तरफ दुबके पड़े हैं, अंदर की, देखो टेल बेटा दोनों में, चाहे ऊपर वाली लेयर हो चाहे नीचे वाली लेयर, अंदर है। इसके अलावा बेटा ये बने होते हैं कुछ प्रोटीन्स के। पहले ऐसा कहते थे बेटा लिपिड है, बट लिपिड के अलावा प्रोटीन भी है। प्रोटीन दो प्रकार के हो सकते हैं, जो सरफेस पे मौजूद हो, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन में धसी पड़ी हो, चाहे पार्शली चाहे फुल्ली, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन। तो लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप देखोगे तो प्रोटीन से ये चेन दिखाई दे रही है शुगर की, प्रोटीन से जब शुगर चिपका हो तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन, जिसमें ग्लाइको का शब्द होता है शुगर एंड प्रोटीन तो आपको पता ही है। जब लिपिड से शुगर चिपका हो, ऐसे लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड ऑल्सो मॉडिफाइड लिपिड, ठीक है। तो ये कहानी होती है बेटा फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की। इसके अलावा बेटा और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो चीजें ये हैं बेटा, बाद में और केमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला प्रोटीन तो है ही, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी है। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है बेटा, ये किस सेल पे आप स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे आरबीसी में अगर देखा गया तो 52% प्रोटीन था एंड 40% लिपिड था। तो जो कॉम्पोजिशन होता है प्रोटीन एंड लिपिड वो वेरी करेगा, डिपेंड करता है कौन सी मेम्ब्रेन पढ़ रहे हो, किस सेल की पढ़ रहे हो। और दो प्रकार के प्रोटीन है ऑन द बेसिस ऑफ बेटा ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक होता है बेटा एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, जो एक्सटर्नल सरफेस पर बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। एक होता है इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटरनल इंटीग्रल प्रोटीन, जो पूरी तरीके से या पार्शियली एम्बेडेड धसे पड़े होते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ मूवमेंट्स होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो मैंने फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बना रखी है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, सारे फॉस्फोलिपिड की नंबरिंग कर रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होता क्या है बेटा, ये वाला फॉस्फोलिपिड यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ आ सकता है, लेयर नहीं बदल रहा है, इसी लेयर में सिर्फ इधर उधर हो रहा है। इस प्रकार के मूवमेंट को हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं। तो लिपिड बेटा लेटरल मूवमेंट कर सकता है, मतलब मूवमेंट विद इन लेयर। अगर एक फॉस्फोलिपिड बेटा यहां से उठ के यहां आ जाए और ये वाला यहां से उठ के यहां आ जाए, मतलब लेयर ही बदल जा रही है, तो इस प्रकार की मूवमेंट को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कर सकता है, बट ये मूवमेंट बेटा रेयर होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सिर्फ इधर उधर हो सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप कभी भी शो नहीं करेंगे। और प्रोटीन जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी पा रहा है, दैट इज बिकॉज हमारा लिपिड फ्लूइड है, हमारे लिपिड का नेचर सेमी फ्लूइड होता है, कॉसी फ्लूइड एनसीईआरटी लिखती है, तो इसकी वजह से बेटा प्रोटीन इधर उधर हो पा रहा है। जैसे बेटा अगर आप बर्फ पानी में डालते हो, पानी का ग्लास हिलाते हो, तभी बर्फ मूव कर पाती है ना, इधर उधर कर पाती है। बर्फ इसलिए मूव कर पा रही है क्योंकि तुमने उसको एक फ्लूइड चीज में डाला है। किसी सॉलिड चीज में डाल दो, धंस जाएगी, नहीं लेटरल मूवमेंट शो कर पाएगी। तो हमारा फ्लूइड नेचर, मतलब हमारा जो लिपिड है वो फ्लूइड नेचर का है, वो उसकी वजह से बेटा प्रोटीन जो उसमें धसे पड़े हैं वो लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। ऐसा लगता है बेटा प्रोटीन आइसबर्ग्स है, ठीक है, और वो किसमें फ्लोट कर रहा है, एक फॉस्फोलिपिड का समुंदर है, उसमें हमारे प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं। हमारा लिपिड बाईलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा ही होता है। इसके अलावा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं। मेजर फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है, देखो डिफ्यूजन के थ्रू। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जब चीजें जाती हैं, इसको बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी गैसेस हैं बेटा वो आसानी से डिफ्यूज आउट होंगी और मेम्ब्रेन के बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगी। एक तो ये प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा होता है बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है, मतलब कोई एनर्जी नहीं लगेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा बिना एटीपी खर्च हुए, पैसिव ट्रांसपोर्ट है।
होता क्या है बेटा, हमारी लिपिड ये जो टेल है, इसको पानी से प्यार तो है नहीं, ये नॉन पोलर है, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल यहां से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि टेल यहां पर नॉन पोलर है। तो जितने भी हाइड्रो या जितने भी तुम्हारे पानी लविंग होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि तुम इधर से नहीं जा सकते तो इधर से चले जाओ। तो हमने इनको रास्ते की फैसिलिटी दी, ट्रांसपोर्ट कराया। चैनल प्रोटीन, चैनल क्यों? क्योंकि रास्ता है, इस वजह से इसको बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स का होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है जो इधर के थ्रू रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो चैनल प्रोटीन या उनको कैरियर प्रोटीन बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फेंक देगा। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, सिर्फ ग्रेडियंट को फॉलो करेगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो। फिर होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें पैसे खर्च होते हैं। क्यों खर्च होते हैं? ट्रांसपोर्ट होता है लो टू हाई की तरफ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें बेटा प्रोटीन जो होता है उसको पंप प्रोटीन्स बोलते हैं। पंप शब्द जहां पर भी बेटा एनर्जी खर्च होगी, जहां पे भी एनर्जी खर्च होगी बेटा हम उसको पंप प्रोटीन कहेंगे। तो यहां पर बेटा एटीपी खर्च होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसे चढ़ाई चढ़ते हो ना तो एनर्जी खर्च होती है ना, तो ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल देखो बेटा डेड होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, तभी सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सब में नहीं होता बेटा, प्लांट्स एंड फंजाई में, एनिमल्स में तो ये होते ही नहीं। क्या क्या फंक्शन हो सकता है बेटा? शेप प्रोवाइड करेगा, बैरियर की तरह, बाउंसर की तरह काम करता है बेटा, जो भी पार्टिकल्स अनडिजायरेबल हैं, जितने भी लार्ज साइज के पार्टिकल जिनकी जरूरत सेल में नहीं है, नहीं जाने देगा बेटा। ये बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से बचा करके रखता है, मैकेनिकल इंजरी भी ना हो, कोई पैथोजन का अटैक भी ना हो। और दूसरा बेटा बहुत सारे सेल्स होंगे, तो यही है बेटा जो सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में बेटा दो प्रकार के सेल वॉल होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी सेल वॉल और एक होता है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल वो वॉल होता है जो यंग प्लांट सेल में मिलेगा, एक ही लेयर होती है बेटा, पतले होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, और क्योंकि यंग प्लांट सेल अभी ग्रो करेंगे तो दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये आपको कैसे सेल में पाए जाते हैं? जो सेल बार बार डिवाइड होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल में पाए जाते हैं। और जब प्लांट सेल मेच्योर होता है बेटा तो ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये यंग प्लांट सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक पतली सी जो लेयर दिखाई दे रही है सिर्फ एक, वो है प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जब सेल मेच्योर होता है तो धीरे धीरे और सेल वॉल बनेगी। तो आप देख सकते हो प्राइमरी वॉल से अंदर सेकेंडरी वॉल बन रही है। सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर बनती है बट प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है, मोटी होती है। देखो मोटी बनाई ना, क्योंकि ट्राई लेयर होती है, 3 लेयर से बनती है ये, और कंटिन्यूस नहीं है। जगह जगह पर आप गड्ढा देख रहे हो, सड़क पे गड्ढा हो जाता है ना, क्योंकि वहां से सड़क ही गायब हो जाती है। सेम बेटा जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं बने वहां पर गड्ढा होता है, थिकनिंग नहीं होती इतनी, इसलिए अनथिकेंड एरियाज बेटा पिट्स कहलाते हैं, वहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। फिर जब सेल और मैच्योर होगा तो देख सकते हो ये जो सफेद वाली प्राइमरी वॉल थी वो गायब कर दी है, क्योंकि वो धीरे धीरे बेटा डिमिनिश्ड, गायब होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, ये कहानी है बेटा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कहाँ मिलता है? मेच्योर प्लांट सेल में, 3 लेयर का होता है, इसलिए बेटा ये मोटा होता है, कंटिन्यूस नहीं होता बेटा क्योंकि पिट्स मौजूद होते हैं। ये मिलेगा परमानेंट सेल्स में, मेच्योर सेल में। प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनता है। प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनता है। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, मतलब लिखना नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद बेटा ये 2 सेल हैं, ये देखो इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल से जुड़ा पड़ा है। कैसे जुड़ा पड़ा है? यहां पर बेटा आप देख रहे होगे एक ट्यूब्यूल बना हुआ है। ये जो ट्यूब्यूल है बेटा इसको डेस्मोट्यूब्यूल कहा जाता है, या इस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। जैसे बेटा 2 कमरे हैं, दोनों कमरों को तुम इंटरनली जोड़ना चाहते हो तो बीच की दीवार जो कॉमन दीवार है उसमें छेद कर दोगे, दोनों कमरा कनेक्ट हो जाएगा। सेम बेटा 2 सेल का साइटोप्लाज्म इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है सो दैट इस सेल का पानी इस सेल में जा सके। ठीक है, तो देखो
होता क्या है, यहां पर देखो लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल। इस कनेक्शन को, जैसे तुम्हें अगर बीच में छेद करना है, एक दीवार बनानी है, तो कुछ ना कुछ सीमेंट ईंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो इस ट्यूब्यूल को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को बनाने के लिए बेटा किसकी मदद लगती है, ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्यूब जो है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, यहां पर ये जो सफेद कलर का दिख रहा है, दिस इज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करती है बेटा, दो सेल को कनेक्ट करके रखती है, दो एडजेसेंट सेल को ग्लू करके रखती है। ठीक है, जैसे दो ईंट है बेटा, दो ईंट के बीच में एक सीमेंट है ना, जो उनको जोड़ करके रख रही है। ठीक है, तो मिडिल लैमेला भी प्लांट सीमेंट कहा जाता है, सीमेंटिंग लेयर होती है। ये ग्लू करती है दो नेबरिंग सेल को। किसकी बनी होती है बेटा, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की। और एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है प्लांट सेल में कि मिडिल लैमेला जो होती है और ये जो सेल वॉल है, इसको चीरता हुआ कौन मौजूद है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आप देख रहे हो, यहां से लेकर के सेल वॉल और मिडिल लैमेला को चीरता हुआ दो सेल को कनेक्ट करा। तो एनसीईआरटी लिखती है इन प्लांट सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट कंटेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स आते हैं बेटा, जो जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो आपस में एक साथ परिवार की तरह मिलजुल कर रखते हैं। आधा काम कोई कर लेता है, बाकी का बचा हुआ काम कोई कर लेगा, उसको बोलते हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और वो कौन से होते हैं बेटा, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में दे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम्स, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक एक करके सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है बेटा, रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो इस तरीके से नेटवर्क बनाती है। साइटोप्लाज्म में ये आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है विद इन अ सेल, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे होता क्या है बेटा, ये जो नेटवर्क बना है, इससे होगा क्या बेटा, ये देखो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे कंटिन्यूअस होती है, तो इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। होता क्या है बेटा, इनके ऊपर एक दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होता है, राइबोसोम। जिस ईआर के हिस्से के ऊपर राइबोसोम मौजूद होगा, तुम्हें पिंपल हो जाता है तो सरफेस रफ हो जाता है ना, तो इनका सरफेस बेटा रफ अपीयर होता है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम होता है, क्योंकि राइबोसोम्स मौजूद है, तो दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें मदद करते हैं बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो ट्यूब्स के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, इनको हम SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम होता है बेटा लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस करना। तो ये दो टाइप्स ऑफ ER हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। जिनके पास राइबोसोम होता है उनको रफ बोलते हैं, जिनके पास राइबोसोम नहीं होता बेटा उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये जो भी लिपिड एंड प्रोटीन बनाते हैं, ये लिपिड एंड प्रोटीन बेटा फिनिश नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, प्रोसेस नहीं होते हैं। इनको फिनिश करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट हिस्से में भेजा जाता है, दैट इज गोल्जी, दैट इज गोल्जी। अगला आप देख सकते हो बेटा, गोल्जी इस तरीके का दिखाई देता है,
और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने। ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है बेटा यहां पर, दिस इज सिस्टर्ने। ठीक है, ये सिस्टर्ने किससे सटा हुआ होगा बेटा, ये गोल्जी किससे सटा हुआ होगा बेटा, ईआर से। किससे सटा हुआ होगा बेटा, ईआर से। इसके दो फेस होते हैं, इधर वाला फेस जो ईआर से सटा हुआ होगा बेटा उसको सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस कहा जाता है। ये वाला फेस बेटा जिधर से मैच्योर होकर के सामान निकलेगा उसको ट्रांस फेस, मैच्योर फेस या कॉन्केव फेस कहा जाता है। सिस्टर्ने की साइज देखो लिखी हुई है, नंबर बेटा वेरी करता है, 4 से 8 हो सकता है, फंजाई में एक ही होता है। पतले पतले फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, आप देख सकते हो। कॉन्सेंट्रिक, जैसे बेटा रोटी एक के ऊपर एक रखते जाओ, बहुत सारी रोटी होंगी पर सबका सेंटर सेम होगा ना, सेम बेटा सिस्टर्ने भी उसी तरीके से बहुत सारे एक के ऊपर एक अरेंज है बट सेंटर सबका सेम है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है नियर दी न्यूक्लियस। और इनका नाम कैमिलो गोल्जी क्यों पढ़ा बेटा, सॉरी इनका नाम गोल्जी क्यों पड़ा, बिकॉज जिस साइंटिस्ट इनके बारे में बताया था उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में बेटा इन्होंने बताया, ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अराउंड इस प्रकार का डेंस रेटिकुलर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं बेटा तो देखो यहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सिस एंड ट्रांस फेस होते हैं बेटा, ठीक है, आपस में बिल्कुल अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। एक की तरफ से सिस के तरफ से क्या हो रहा है बेटा, इमेच्योर वेसिकल एंटर करेगा लिपिड एंड प्रोटीन, और मेच्योर की तरफ से, ट्रांस फेस की तरफ से मेच्योर वेसिकल निकलेगा। बट क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो एनसीईआरटी इसको कहती है दे आर इंटरकनेक्टेड। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं बेटा तो एनसीईआरटी कहती है इनका काम होता है प्रोसेस करना, पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट कर देना। ट्रांसपोर्ट कहां कर सकते हैं बेटा, अगर सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन की जरूरत होगी तो सेल के अंदर भेज देंगे, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, मतलब विद इन द सेल। या हो सकता है बेटा सेल के बाहर कहीं जरूरत हो लिपिड और प्रोटीन की तो बाहर फेंक देंगे, प्लाज्मा में से निकाल देंगे, सिक्रीट आउट कर देंगे। अब होता क्या है बेटा, जो भी ईआर से वेसिकल आ रहा है वो अभी बदलेगा, प्रोसेस होगा, मॉडिफाई होगा, बदलने वाला है, ट्रांजिशन वेसिकल बोलोगे। क्या आ रहा है, लिपिड एंड प्रोटीन। उसको सबसे पहले बेटा गोल्जी के कमरे में घुसना पड़ता है। किस कमरे में घुसेगा, सिस फेज में घुसेगा। जैसे ही सिस फेज में घुसता है फिर वो एंट्री मारता है सिस्टर्ने में, उसके अंदर उस प्रोसेस या मॉडिफाई किया जाता है। लिपिड को कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसको शुगर के साथ चिपका देते हैं तो जो लिपिड बन करके आता है दैट इज ग्लाइकोलिपिड, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। एड अगर जिसमें स्पेलिंग में आ रहा है बेटा वो ग्लाइकोसाइडेशन, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड। प्रोटीन को अगर शुगर से चिपका देगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन बेटा दो प्रकार की होती है, अगर प्रोटीन को सेल से बाहर निकालोगे, किसी और जगह डालोगे, सिक्रीशन में जाएंगे सेल से बाहर, तो उसको सिक्रेटरी प्रोटीन बोलोगे। अगर उस प्रोटीन का इस्तेमाल सेल के अंदर ही होने वाला है बेटा उसको नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन बोलोगे। और यही बेटा आगे जाकर के सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बनाते हैं जिसको हम लाइजोसोम्स कहते हैं। तो अगला हमारा क्या होने वाला है टॉपिक, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम क्या है बेटा, ये देखो एक बैग है, स्फेरिकल साइक्लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स हैं। कैसे एंजाइम्स है बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रो का मतलब पानी, मतलब दे रिक्वायर वाटर फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कोई ना कोई सामान। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, प्रोटीएस प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज फैट को तोड़ेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ रहे हो बेटा ये सब सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, चाहे ईआर हो, चाहे गोल्जी हो, चाहे लाइसोसोम्स हो। बेटा ये इनके पास एंजाइम्स होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए ये एंजाइम्स बनाया क्या किसने होगा, प्रोटीन कौन बना था, ईआर ने, बट इसको लाइसोसोम का रूप किसने दिया है, पैकेजिंग किसने की है, पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी का। तो बनाया ईआर ने है बट पैकेज इसको गोल्जी ने किया है। और बेटा ये एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और भी रूप हो सकता है, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितने भी एंजाइम्स है बेटा ये सारे के सारे काम करते हैं एसिडिक पीएच में। एसिडिक पीएच का मतलब मोर H+ आयंस।
अब अंदर H+ आयन एसिडिक पीएच कैसे क्रिएट किया जाता है? साइटोप्लाज्म से। ये बाहर क्या है बेटा आपका सारा का सारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से बेटा H+ को अंदर पंप किया जाता है। पंप मतलब साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सॉरी साइटोप्लाज्म में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बेटा लो है, अंदर ऑलरेडी हाई है, बट फिर भी हम लो टू हाई ट्रांसपोर्ट कराए जा रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड बाय पंपिंग ऑफ H+ इनसाइड लाइसोसोम, दिस इज हाउ बेटा लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन करी जाती है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि H+ को हम किस ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी खर्च करके भेजते हैं, पंप प्रोटीन का इस्तेमाल करके भेजते हैं, बट भेजते हैं, H+ अंदर आ रहे हैं, तो एसिडिक पीएच मेंटेन रहेगी। लास्ट पार्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल स्टोर रूम है, घर में होता है ना बेटा स्टोर रूम। स्टोर रूम ऑलरेडी लबालब भरा होता है, बट फिर भी हम उसमें सामान भरते चले जाते हैं। ये वही है, जितना भी कचरा होता है सेल का या सेल के जो भी काम नहीं आता वो सब वैक्यूल में भर देते हो। तो वैक्यूल में पानी, सैप, वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन दिखता है। इनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है बेटा जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, तो सिलेक्टिवली परमिएबल होगी और इसके अंदर इसके थ्रू कोई भी सामान जाता है बेटा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि बेटा स्टोर रूम भरा पड़ा है। तुम और सामान अगर भर रहे हो उसके अंदर तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे याद रखो कभी नहीं भूलोगे। तो टोनोप्लास्ट के थ्रू या वैक्यूल के अंदर जो भी सामान जाता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन जगह होती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। क्या क्या होता है ऑलरेडी बता दिया। प्लांट्स में बेटा ट्रू वैक्यूल 90% जो जगह है प्लांट सेल के अंदर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल ओनली। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा शुरू हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर सिंगुलर होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हो। जब तक स्टेन करोगे नहीं बेटा तब तक ये विजिबल ही नहीं होता। स्टेन कौन सा होता है? जेनस ग्रीन। डायमीटर और लेंथ बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एवरेज साइज 0.5 और शेप एंड साइज बेटा वेरी करती है। जनरल जो हम साइज शेप बोलते हैं दैट इज सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल। नंबर वेरी करता है जितना सेल को जितना काम करना है। जैसे स्पर्म सेल को बहुत काम होता है तो उसके नेक पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए कहा जाता है बेटा बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। किसमें मदद करते हैं? एटीपी। एटीपी मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है वो तो आप नहीं पढ़ोगे बेटा, वो तो अलग चैप्टर में है। ये देख रखते हो बेटा, ये एक आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में होती है बेटा, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह सकते हो। और ये जो स्पेस है, ठीक है एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर आपको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बेटा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस को दो हिस्से में डिवाइड कर देती है। अगर इनर मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये और ये स्पेस तो एक ही कहलाती, बट इनर मेम्ब्रेन की वजह से बेटा एक ये वाली स्पेस है और एक अंदर वाली स्पेस है। तो एनसीईआरटी कहती है इनर मेम्ब्रेन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस को दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर देती है। इसको बोलती है आउटर कंपार्टमेंट और इसको बोलती है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनफोल्डिंग्स है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्रिस्टा कहते हैं। मैट्रिक्स में बेटा एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा। मैट्रिक्स में बेटा प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम्स दिखाई देगा और इस क्रिस्टे के ऊपर बेटा F0 F1 दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स क्या होता है? इनर कंपार्टमेंट है, अंदर वाला स्पेस है, इसमें एक डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, 70S राइबोसोम है और उसके पास एंजाइम होती है बेटा क्रेब्स साइकिल को कराने की जो एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। आगे पढ़ोगे। अगर आप नोटिस करो बेटा यहां पर तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो अगर आपसे पूछा जाए एटीपी बन कहाँ रही है भाई, ये तो बता दो कोई, कहां पर बन रही है एटीपी? तो एटीपी बनाने वाली एंजाइम कहां पर होती है बेटा? F1 में। अगर आप F0 F1 को जूम करके देखोगे यहां पर, ये देखो, अगर आप F0 F1 को जूम करके देखोगे थोड़ा सा हिस्सा, तो F1 के पास एक एंजाइम है बेटा एटीपी सिंथेटेज एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो एटीपी कैसे बन रहा है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस अभी यहाँ पर, वो अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है।
एटीपी कैसे बन रहा है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर जरूर है, डिटेल तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। आप देख सकते हो एक्चुअली होता क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे किताबों में ऐसी दिखाई देती है, बट एक्चुअली ये होती ऐसे है क्योंकि बायोलॉजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो ये देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन, तो ये है आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो ये पूरी की पूरी बेटा आउटर मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी बेटा इनर मेम्ब्रेन है, क्योंकि बाई लेयर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस तरीके से इमेजिन करना। और ये दोनों के बीच की स्पेस क्या है बेटा, लिखा नहीं है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज बेटा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, ये उसी चीज को दोबारा समझाया है। इसके बाद बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है F1। F1 को हेड पीस कहते हैं, एटीपी सिंथेटिस एंजाइम होती है, एटीपी फॉर्मेशन में मदद करती है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे तुम्हारी गाड़ी बिना पैसे करेंसी के नहीं चल सकती, कुछ भी खरीदना है, सेल की गाड़ी बेटा बिना इसके नहीं चल सकती, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, एक फॉस्फोरस ऐड करते हो, तब जाकर के बेटा एटीपी बनता है। इस प्रकार के एटीपी बनने को जो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। ये तुम्हारे सिर्फ फोटोसिंथेटिक मतलब सेल्स में मिलेंगे, जैसे प्लांट हो गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ मिलता है, यूग्लिनॉइड्स में मिलता है। पिगमेंट्स होते हैं तो कलर प्रोवाइड करते हैं, इनको इजिली देख सकते हो, साइज प्रोमिनेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नहीं होती। 3 प्रकार के हमारे हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, तो वाइट, कोई कलर नहीं होता क्योंकि कोई ग्राना नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता, तो इनका काम फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, क्या है, स्टोरेज है। अगर फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं तो इलेयोप्लास्ट बोलोगे, प्रोटीन को स्टोर करते हो तो एलेरोप्लास्ट बोलोगे, स्टार्च को शो करते हो तो अमाइलोप्लास्ट बोलोगे। और बेटा ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग चीजों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हम ल्यूको के बाद क्रोमो एंड क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, क्रोमो एंड क्लोरो। अब क्या करना है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर, क्रोमो मीन्स कलर, लेकिन अदर देन ग्रीन बेटा। जैसे अगर आप पत्तियों में, पेड़ में आप लाल, ऑरेंज, येलो देख रहे हो तो वो इसकी वजह से है। टमाटर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, इसकी वजह से है। क्या पिगमेंट्स होते हैं बेटा ये जो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं बेटा, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड में क्या आ जाएगा, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिन। जैसे बेटा आपने देखा होगा जब टमाटर का फल लग रहा होता है, ओवरी कन्वर्ट हो रही होती है, तो स्टार्टिंग में तो हरा ही होता है ना बेटा, हरा टमाटर। हरा टमाटर लाल टमाटर बनता है, हरा है दैट मीन्स यहाँ पर अभी क्लोरोप्लास्ट है, लाल बन गया दैट मीन्स क्रोमोप्लास्ट है। मतलब वन फॉर्म ऑफ द प्लास्टिड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। उसके बाद अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरो का मतलब होता है ग्रास ग्रीन। अब ये कलर बेटा किसी पिगमेंट की वजह से होगा, तो डोमिनेंट पिगमेंट कौन होता है, क्लोरोफिल। इनके पास भी कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं बट डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट जो होगा कलर वही आएगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। शेप अगर देखोगे तो लेंस, कप, ओवल, डिस्क, रिबन, अलग अलग प्रकार के शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। साइज भी आप देखोगे तो एक रेंज हो सकती है, 5 से 10 लेंथ एंड विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। कहां पर जनरली दिखाई देते हैं बेटा, नंबर की अगर बात करोगे तो बेटा ये वेरी करेंगे। 1 क्लमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर छोटा सा एल्गी है, तो 1 नंबर से काम चल जाए क्लोरोप्लास्ट के। अब इतना बड़ा पेड़ है पीपल, आम का, तो जितना हाइयर प्लांट्स की बात करो बेटा तो 20 से 40 पर सेल इन मीजोफिल हो सकता है। मीजोफिल क्या होती है बेटा, पत्तियों के अंदर ये गोल मटोल सी जो सेल है ना बेटा, इसको मीजोफिल सेल कहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन्हीं के अंदर पाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि हर सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्लांट कितना ह्यूज है। प्लांट, हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा ही होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर की स्पेस है स्ट्रोमा है, इसी में एंजाइम होती है बेटा खाना बनाने वाली प्लस प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली।
इनके पास भी प्रोकैरियोट जैसा राइबोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तुम्हें नहीं लगता कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के पास प्रोकैरियोट जैसा सामान क्यों है? बिकॉज ये माना गया है बेटा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो दोनों ऑर्गेनल्स हैं ये पहले के जमाने में एक बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इनके पास सामान भी बैक्टीरियल जैसा है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक डीएनए होना, आउटर मेम्ब्रेन पर पोरेंस होना, ये सब एक बैक्टीरियल फीचर है। तो इस बात का सबूत है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। अब आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है एक, इसको बोलते हैं बेटा थैलाकॉइड। और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जब एक के ऊपर सिक्का एक के ऊपर एक अरेंज कर दो, जो पाइल बनती है बेटा उसको हम ग्रैना कहते हैं। तो ग्रैना थैलाकॉइड का स्टैक है, सिंगल होगा तो ग्रैनम कहेंगे, बहुत सारे हैं तो ग्रैना कहोगे। सारे के सारे ग्रैना बेटा एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से जुड़े पड़े हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होता है जो कि क्या करता है, दो ग्रैना को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस थैलाकॉइड के अंदर एक स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन इज अ स्पेस प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड। और बेटा ये जो थैलाकॉइड है, ये जो ग्रैना है जिसको आप कह सकते हो, इन्हीं के अंदर पिगमेंट्स है बेटा, यही पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डिटेल में एक अलग से चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ तो सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो क्लोरोप्लास्ट का। और फंक्शन क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस कराना। फोटोसिंथेसिस बचपन में पढ़ लिया है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनता है, बट एक्चुअली बेटा दो रिएक्शन चलती है। एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जहां पिगमेंट होती है, पिगमेंट कहां होता है, ग्रैना या थैलाकॉइड। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा ये एटीपी बनाते हैं। बिना मसाले के तुम खाना बना सकते हो? नहीं ना। बिना एनर्जी के खाना बना सकते हो? नहीं ना। तो पहले रिएक्शन में एटीपी बनाई जाती है, मसाला तैयार किया जाता है, और डार्क रिएक्शन बेटा जो स्ट्रोमा में होती है, इसी मसाले का इस्तेमाल करके बेटा खाना बनाया जाता है। इसके नाम पर मत जाना, डार्क का मतलब ये नहीं होता बेटा कि अंधेरे में चलते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंधेरे में नहीं चलेगा। बस ये है कि बेटा इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, और क्योंकि इसका नाम लाइट रख दिया तो इसका नाम डार्क रख दिया, ये कहानी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा अभी तक हम यही पढ़ेंगे, बाकी का जो पोर्शन है वो और प्लस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। तो अभी तक पढ़िए, क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ तक समझ के आइए, एनसीईआरटी रीडिंग करिए। ठीक है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।